आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जैसा कि विगत में अपकृत्य विधि की श्रृंखला को जारी किए हुए हैं, उसी क्रम में आज का हम सबका जो महत्वपूर्ण विषय है वो नोशंस है। और नोशंस क्या है और किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, और नोशंस की परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से परिभाषा दे करके उपताप और प्रदूषण और नोशंस को परिभाषित करने का कार्य किया है। तो नोशंस वो होता है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जो है राइट्स का वायलेशंस होता है और उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा उत्पन्न होती है। और वो कई बार जो है सिविल नेचर का भी होता है और कई बार वो क्रिमिनल नेचर का भी होता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नोशंस क्या है। तो इन लीगल टर्म्स उपताप अर्थात नोशंस शब्द फ्रेंच शब्द न्यूरे तथा लैटिन शब्द नोसरे NOSERE से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है किसी अन्य व्यक्ति को बाधा पैदा करना या हानि पहुंचाना। व्यापक अर्थों में उपताप का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन, हाउस या दाय योग्य संपत्ति को हानि पहुंचाना या उसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप ट्रेसपास की अंतर्गत रखा जा सके। विनफील्ड के अनुसार उपताप क्या है, नोशंस क्या है। तो विनफील्ड कहते हैं कि उपताप एक ऐसा अनुचित कृत्य कहा जा सकता है जिससे कि किसी की भूमि आदि में अनाधिकृत हस्तक्षेप का मान हो, मतलब अनाधिकृत हस्तक्षेप हो उसकी भूमि में जो अथॉराइज नहीं है और फिर भी उस भूमि पे उस ट्रेसपास करते हैं, तो उसे नोशंस कहा जाता है। ब्लैकस्टोन के शब्दों में उपताप एक ऐसा कृत्य है जिससे किसी को हानि पहुंचती हो या असुविधा अथवा क्षति पहुंचती हो, किसी को भी कोई भी इनकन्वीनियंस होती हो या कोई लॉस होता हो, डैमेजेस होता हो, तो उसे हम नोशंस कहेंगे। सामन के अनुसार है उपताप का अर्थ उन कृत्यों से है जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी औचित्य के अपनी भूमि पर क्षतिकारक वस्तुओं के जाने या पहुंचने के लिए आज्ञा देता है। उपताप के तत्व क्या हैं? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नोशंस क्या है? अनुचित हस्तक्षेप, अनलॉफुल इंटरफेरेंस। उपताप के लिए प्रतिवादी का कृत्य अनुचित हस्तक्षेप की श्रेणी में आना चाहिए। यद्यपि उपताप के लिए प्रतिवादी के कृत्य का अनुचित हस्तक्षेप होना आवश्यक है, परंतु अनुचित हस्तक्षेप उपताप नहीं माना जा सकता कि किसी कृत्य या उपताप का होना या न होना उसकी परिस्थिति, निरंतरता एवं प्रकृति के आधार पर तय किया जाता है। क्रिस्टी बनाम डेविस का महत्वपूर्ण वाद है जो 1936 का वाद है। उसमें वादी और प्रतिवादी एक ही मकान में रहते थे। वादी संगीत की कक्षाएं चलाता था जिससे प्रतिवादी को असुविधा होती थी, अतः वादी जब संगीत कक्षाएं चलाता तो प्रतिवादी को दीवार पीट कर शोर मचाता था। न्यायालय ने प्रतिवादी के कृत्य को अनुचित मानते हुए उसे उपताप का दोषी माना, क्योंकि के कारण जो भी वादी और प्रतिवादी को असुविधा होती थी वो एक अलग प्रकार का नोशंस है जिससे व्यक्ति परेशान होता है। तो न्यायालय ने उसे नोशंस कंसीडर किया और उसके लिए जो भी सजा थी वो प्रतिवादी को कोर्ट के द्वारा प्रदान की गई। भूमि या उससे संबंधित अधिकार के प्रति हस्तक्षेप, कोई भूमि है उसके संबंधित क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और उससे क्या जब राइट्स और ड्यूटी इन्फ्रिंज होती हैं तो उससे संबंधित है। इंटरफेरेंसेस विद द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट्स। तो उपताप में दायित्व के लिए हस्तक्षेप अनुचित होने के साथ साथ भूमि या उससे संबंधित अधिकारों में होना चाहिए। यह हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के लिए दूसरे की भूमि में
किसी प्रकार का धुआं करना, गैस आदि छोड़ना, अर्थात पेड़ की डाल अथवा उससे जड़ें उगाना उपताप माना जाता है। भूमि से संबंधित अधिकारों में हस्तक्षेप, जैसे अवलंबन के अधिकार में हस्तक्षेप भी उपताप कहलाता है। प्राकृतिक अधिकारों जैसे वायु अथवा प्रकाश प्राप्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप भी उपताप माना जाता है। इस प्रकार शारीरिक सुख सुविधा में हस्तक्षेप भी उपताप माना जा सकता है। यदि एक व्यक्ति के अधिकार के उपभोग का ढंग दूसरे की सुख सुविधा में अनुचित हस्तक्षेप करता है तो इसे उपताप माना जाएगा। जैसे जोर जोर से गाना, निरंतर घंटों बजाना, अशांत सरान बजाना आदि उपताप की क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को तमाम प्रकार के शोर, आवाज़ या उनसे उनकी क्रियाकार पद्धति बाधित होती है तो वो उपताप के रूप में माने जाते हैं। क्षति, डैमेजेस क्या हैं? तो उपताप तभी भी अनुयोज्य होता है जब प्रतिवादी के अनुचित कार्य से वादी को क्षति हुई हो। उपताप के लिए दायित्व स्थापित करने के लिए क्षति को सारवान होना चाहिए। उपताप के प्रकार, काइंड ऑफ न्यूसेंस, तो सार्वजनिक और व्यक्तिगत उपताप। सार्वजनिक उपताप कौन से होते हैं? सार्वजनिक उपताप ऐसे कार्यों को कहते हैं जिससे सार्वजनिक अधिकारों में अवरोध उत्पन्न होता है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामान्य जनता के सुख में बाधा पहुंचती है। जैसे शोर मचाना, खराब गैस, गंध आदि का करना, जिससे कि ऐसे वस्तु का प्रयोग करना जो पड़ोसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, कोई अपराधपूर्ण व्यायाम करना, किसी ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर ले जाना जो संक्रामक रोग से पीड़ित हो, ऐसे खाद्य पदार्थों को बेचना जो समय के लिए अनुपयुक्त हो, सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना सार्वजनिक उपताप है। सार्वजनिक उपताप एक ऐसे प्रकार से आपराधिक कृत्य है जो प्रशासन का यह दायित्व है कि वह उसके विरुद्ध कार्यवाही करे। केवल कुछ ही परिस्थितियों में दीवानी दायित्व उत्पन्न होता है। पहला है एडवोकेट जनरल बनाम PIA बेवरेज 1957 का वाद। कुछ पत्थर खदान के स्वामियों ने खदान का कार्य इस प्रकार संयोजित किया कि पड़ोस के मकान मालिकों को विस्फोट की ध्वनियों से असुविधा हुई। उनके मकान और बगीचों में धूल जम गई। निषेधाज्ञा जारी करने के बाद लाने पर न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी कर दी। न्यायालय यह भी कहा कि यदि व्यक्तियों को एक वर्ग को क्षति पहुंचती तो उससे के लिए दीवानी कार्यवाही की जा सकती है। सार्वजनिक उपताप के प्रकार, रेमेडीज ऑफ पब्लिक न्यूसेंस क्या है? तो पहला है दीवानी कार्यवाही। भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अनुसार सार्वजनिक उपतापों के मामलों में एडवोकेट जनरल स्वयं एडवोकेट जनरल की लिखित आज्ञा से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वाद दायर कर सकते हैं, भले ही इससे विशेष क्षति न पहुंचती हो। दंडिक कार्यवाही, सार्वजनिक उपताप अपराध माना जाता है जब उसके विरुद्ध दंडिक कार्यवाही करना राज्य का दायित्व है। व्यक्तिगत उपताप, बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व का उपयोग करना, दूसरे व्यक्ति की स्वामित्व को आघात पहुंचाना अथवा किसी व्यक्ति की स्वामित्व या तत्व संबंधी स्वामित्व के अधिकार में अनुचित हस्तक्षेप करना आदि का व्यक्तिगत उपताप कहा जाता है। यदि यह अनुचित हस्तक्षेप अतिचार की श्रेणी में आता है तो डॉक्टर अंडरहिल के अनुसार व्यक्तिगत उपताप में प्रकाश एवं वायु में बाधा, दूषित गैस, शोर, कीचड़, कीटाणु आदि का अवैध पलायन सम्मिलित है। हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स बनाम एमेट 1936 का महत्वपूर्ण वाद है। वादी अपने फर्म पर सिल्वर फॉक्स श्वेत लोमड़ियों के प्रजनन का व्यवसाय करता था। प्रजनन काल में लोमड़ियों का अत्यंत नाजुक रहती थी। डराने अथवा परेशान किए जाने पर यह संभावना है कि वह प्रजनन न करें, गर्भपात कर दें या बच्चे को मार डालें। प्रतिवादी का फॉर्म भी वादी के फॉर्म से मिला हुआ था, जिस पर प्रतिवादी भवन निर्माण करना चाहता था। वादी प्रतिवादी में प्रजनन फॉर्म का बोर्ड हटाने के प्रश्न पर असहमति थी, जिसके कारण प्रतिवादी अपनी बंदूक में बारूद भरकर अपने फॉर्म से वादी के फॉर्म की तरह प्रजनन काल में लगातार फायर करता रहा, जिससे उस प्रजनन ऋतु में वादी की लोमड़ियों ने कोई प्रजनन नहीं किया। प्रतिवादी का यह कृत्य उपताप के अंतर्गत माना गया। व्यक्तिगत उपताप हेतु उपचार, रेमेडीज फॉर प्राइवेट न्यूसेंस। व्यक्तिगत उपताप के 3 प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं: उपशमन, अबेटमेंट
उपशमन का अभिप्राय प्रभावित व्यक्ति द्वारा उत्ताप या बाधा को हटा देने से है। यह उपशमन शांतिपूर्ण तथा जान माल के खतरे से रहित होना चाहिए। क्षति उपताप के मामले में यह देखा जाता है कि क्या प्रतिवादी के कृत्य से वादी को क्षति हुई, न कि वादी ने अपने संपत्ति का युक्तियुक्त प्रयोग किया या नहीं। व्यादेश उपताप के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त तभी किया जा सकता है जबकि यह प्रमाणित कर दिया जाए कि क्षत अपनी गंभीरता अथवा स्थायित्व अथवा दोनों प्रकृति की वजह से ऐसी है जिसकी भरपाई क्षतिपूर्ति के द्वारा नहीं की जा सकती। उपताप के बचाव डिफेंस अगेंस्ट द सूट फॉर न्यूसेंस। तो अनुदान ग्रांट्स, यह बचाव लिया जा सकता है कि उपताप किसी अनुदान या आज्ञा के अंतर्गत है। चिरभोगाधिकार प्रेस्क्रिप्शन, चिरभोगाधिकार केवल व्यक्तिगत उपतापों के लिए मान्य है। यदि किसी उपताप को 20 वर्ष तक सुखाधिकार के रूप में बिना किसी रुकावट के उपयोग किया गया है तो चिरभोगाधिकार उक्त सफल बचाव है। परिनियमित स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यदि किसी व्यक्ति को कोई कृत्य करने का अधिकार परिनियम स्टैट्यूट ने प्रदान किया है तो उसके विरुद्ध उपताप की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, परंतु यदि वह उस अधिकार के प्रयोग में प्रमाद बरतता है अथवा युक्तियुक्त सावधानी नहीं बरतता तो उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लोक न्यूसेंस और न्यूसेंस में, पब्लिक न्यूसेंस और न्यूसेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो आपराधिक दीवानी कार्यवाहियों से संबंधित होता है उसे लोक न्यूसेंस कहते हैं, और न्यूसेंस में केवल दीवानी कार्यवाही संबंधित होती है। लोक न्यूसेंस में दीवानी कार्यवाही महाधिवक्ता या न्यायालय की अनुमति से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों पर कर सकते हैं, परंतु न्यूसेंस में जिस व्यक्ति को न्यूसेंस से हानि पहुंचती है वहां वह वाद कर सकता है। तीसरा है प्रभाव सामान्य जनता या बहुत से लोगों पर पड़ता है, जबकि न्यूसेंस प्रभाव एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों पर पड़ता है। लोक न्यूसेंस आपराधिक उपचार तथा विशेष परिस्थितियों में दीवानी उपचार उपलब्ध होता है, जबकि न्यूसेंस उपशमन, नुकसानी या व्यादेश का उपचार उपलब्ध होता है। लोक न्यूसेंस में एक विधि विरुद्ध कृत्य या जो सदैव अपराध में ही रहता है। न्यूसेंस में विधि विरुद्ध कृत्य होना आवश्यक ही है, यह चिरभोग से कानूनी रूप में प्राप्त हो जाता है। लोक न्यूसेंस क्या है? लोक न्यूसेंस सामान्यतः कार्यवाही आपराधिक न्यायालय में होती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में दीवानी न्यायालय में भी होती है। न्यूसेंस में कार्यवाही केवल दीवानी न्यायालय में होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि लोक न्यूसेंस और न्यूसेंस में क्या अंतर है।